just enter the discontinuous conduction. जी कह रहा है कि DC to DC converter converts a source of 48 volts to 12 volts. अच्छा, so we have a buck converter. यहाँ पर 48 volts हैं और यहाँ पर 12 volts हैं. So this is example 6.1. The converter components are R is equal to 100 ohms, 10 ohms. Actually output के ऊपर जी आज output के ऊपर इसने कैपेसिटर नहीं दिखाया हुआ है, यही लग रहा है इसमें आउटपुट पे कैपेसिटर नहीं है. So what I see is कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 10 ohms का. Inductance is 5 millihenries. And Fs is 40 kilohertz. Which means T sub S is equal to 25 microseconds. Plot the output voltage and current waveform and determine the mode of operation, the amount of current ripple, the filter capacitor value if the current ripple is to be less than 1%. अच्छा, इसने कैपेसिटर भी लगाया. So इसकी वैल्यू वो कहता है निकालें. And the inductor for which the converter would just enter the discontinuous conduction mode. अच्छा जी, इसमें क्या कंफ्यूजन है बेटा, पहले ये बता दें मुझे. इसमें चीज़ें तो रीजनेबली क्लियर हैं. आपका सवाल मसला क्या है इसमें? उसने IOB नहीं निकाला था. अच्छा जी, आइए. इसने इंडक्टर की वैल्यू निकाली नहीं है. अच्छा, लेट्स थिंक अबाउट इट. ये कैसे निकलेगी? आपका IOB का क्या फॉर्मूला होता है, याद है आपको? VS डिवाइडेड बाई 2L इंटू TS D इंटू 1 माइनस D. हाँ जी, यही होता है. अच्छा, ओके जी, IOB निकाला हुआ है, लेकिन जो आपने IOB निकाला है वो तो आपने इस इंडक्टेंस के लिए निकाला है ना, तो वो वैलिड नहीं है एनी मोर. अब जी आज अच्छा, ये बताइए इसमें कौन कौन सी चीज़, अगर आपने इंडक्टेंस को छेड़ना हो तो कौन कौन सी चीज़ फिक्स रखेंगे आप? अब जो सवाल है वो मुझे जो समझ आई वो ये है कि आपने लोड को नहीं छेड़ना, सिर्फ और सिर्फ इसको आपने वेरिएबल कर देना. इसको आप घटाते जा रहे हैं. जब आप इसको घटाएंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो रिपल करंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. सही है? फॉर द गिवन आज ये वाली चीज़ आपने फिक्स रखी हुई है. अगर ये चीज़ आपने फिक्स रखी है, अगर मैं यहाँ बनाऊँ करंट वेवफॉर्म और वोल्टेज वेवफॉर्म, इससे मैं I sub L की वेवफॉर्म बनाता हूँ.
इंडक्टर करंट कुछ ऐसे कर रही, आपने ड्यूटी रेशो निकाली थी, वो निकली होगी, यहाँ 12 वोल्ट हैं, यहाँ 48 वोल्ट हैं, तो 1/25% ड्यूटी रेशो पे ऑपरेट कर रहा है, 1/4 पे ऐसे ही निकलेगा, D 1/4 निकलेगा। तो ये तस्वीर अगर मैं बेहतर बनाऊं तो इट शुड बी मोर लाइक दिस। ठीक है, तो दिस वुड बी, अगर मेरे पास टोटल 25 माइक्रोसेकेंड्स हैं तो दिस वुड बी 25 डिवाइडेड बाय 4 माइक्रोसेकेंड्स, एंड देन दिस पार्ट वुड बी 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 माइक्रोसेकेंड्स। इतने पीरियड के लिए ये ऑन हो रहा है, इतने पीरियड के लिए ऑफ हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैंने because we are in steady state, we know that this height must equal this height, ये चीज़ें बराबर होंगी। इसकी जो एवरेज करंट है इसकी जो एवरेज करंट है ये लोड में से गुजरती है, ये हमें मालूम है, आई लोड। और आई लोड हमारे केस में फिक्स्ड है बिकॉज ये दोनों चीज़ें फिक्स्ड हैं, तो ये 1.2 एम्पियर्स के ऊपर ये चीज़ फिक्स्ड है। ठीक हो गया? ठीक है, हो सकता है मैं कहीं गलती करूं, आप लोगों ने मुझे बताना है अगर कोई चीज़ आगे गलत हो रही। सो ये चीज़ें फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड है, ये टाइम्स फिक्स्ड हैं। अब जब मैं इंडक्टेंस की वैल्यू को कम करता हूं तो मेरे पास जो वेवफॉर्म बनती है वो इस तरह बनना शुरू होती है। अगर मैं और कम करूंगा तो ये वेवफॉर्म ऐसे बनेगी। ये समझ में आ रही है? जी आ जी। इंडक्टेंस की वैल्यू को रिड्यूस करते जाएंगे आप तो जो di/dt होगा, DIL/dt, वो VS माइनस VO/L के बराबर होता है इस रीजन में। अगर मैं इंडक्टेंस को कम करूंगा तो ये स्लोप बढ़ता जाएगा, ऐसे है ना? सो मैं इंडक्टेंस को कम करते जाऊंगा तो एक पॉइंट आएगा जब ये इसको ज़ीरो को हिट कर जाएगा, और जब ये ज़ीरो को हिट कर जाएगा वो पॉइंट होगा जहां पे ये CCM से DCM में घुसना शुरू हो जाएगा। तो अब बताएं, अब आप निकाल सकते हैं जी। आपको ये मालूम है कि इसकी जो एवरेज वैल्यू है इस वेवफॉर्म की, उसकी एवरेज वैल्यू 1.2 एम्पियर्स है। ये हमने नहीं छेड़नी बिकॉज हमारी ये वाली वोल्टेज फिक्स्ड है, ये करंट फिक्स्ड, ये रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। सही है? ठीक है ना? सो मैं ये तो सिंपल ज्योमेट्रिक कैलकुलेशंस है ना, मैं इसको सिर्फ इतने से पोर्शन को अगर देखूं, इतने से पोर्शन को मैं देख लूं, मुझे पता है कि द करंट व्हेन द करंट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट गोज टू, ये अगर इसकी एवरेज 1.2 है तो ये कहां तक जाएगी? ट्रायंगुलर वेव है, उसकी एवरेज जो है वो 1.2 है। ट्रायंगुलर वेव की पीक कहां जाएगी? 2.4। ठीक, तो ये 2.4 एम्पियर्स पे जाएगी। टोटल मेरे पास जो डेल्टा आई है वो कितना आ गया? 2.4 एम्पियर्स ओवर अ पीरियड। कितना पीरियड है? 24. सो डेल्टा टी जो है वो 25 डिवाइडेड बाई 4 माइक्रोसेकेंड्स का आ गया। ठीक है, जो वोल्टेज अप्लाइड है इंडक्टेंस पे वो कितनी है? VL, जो अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है, कितनी? इस पोर्शन में नहीं, इस पोर्शन में जिस वक्त आपने ये स्विच को ऑन किया
तो यहाँ पर कितनी इंडक्टेंस के ऊपर वोल्टेज अप्लाई हो रही है? 36 वोल्ट्स। ये आ रही है 48 इनपुट वोल्टेज माइनस 12 वोल्ट्स विच इज द आउटपुट वोल्टेज, सो दिस इज 36 वोल्ट्स। ठीक है, ये वोल्टेज यहाँ अप्लाई हो रही है 48 माइनस 12। ये जो तीन चीजें मेरे पास मौजूद हैं, ये यहाँ डाल के तो मैं इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये इंडक्टेंस की वो वैल्यू होगी जिसके ऊपर ये स्टेट अपीयर करेगी। अगर मैं इसको यहाँ डालता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, यहाँ नीचे ले आता हूँ, तो ये 36 डिवाइडेड बाई di/dt विच इज 2.4 मल्टीप्लाइड विद 25/4 माइक्रो हेनरीज। माइक्रो यहाँ से आ रहा है, ये माइक्रो सेकेंड्स। तो ये कितना आ जाता है? 2 330 और 15 कर दें इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 3 ये कितना आ गया? 90 93 अराउंड 94 कर लें, 94 माइक्रो हेनरी के लगभग जो है ना, ये इंडक्टेंस की वैल्यू निकलती है। वो वैल्यू है जिससे कम अगर आप करेंगे तो रिपल इतना बड़ा हो जाएगा कि वो डीसीएम में चला जाएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। बुक में पता नहीं बुक को छोड़ दें। द गुड थिंग इज कि आपने निकाल ली थी, इंडिपेंडेंट निकाली थी और आपने ठीक निकाली थी, दिस इज गुड। बात यह है कि अगर आप सर्किट को समझ रहे हैं, वेव फॉर्म्स बना सकते हैं, तो आप मसले ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूलों से हल करें, बल्कि आप हल कर सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सिर्फ यह है कि ये L आपको इस वक्त अननोन होगा। आप ये D की वैल्यू ये डालें, TS की वैल्यू वही डालें, VS की वैल्यू वही डालें। अगर आप इसको 1.2 एम्पियर्स के बराबर रखते हैं और यहाँ से इंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, तो मेरा ख्याल ठीक निकलेगी। यू कैन ट्राई दैट आउट। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूलाज एक ही जगह से डिराइव हुए हैं, बेस फार्मूला एक ही है। एनी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी गाइडलाइन देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में फार्मूलाज लगाना जो होता है ना, जैसे आपने भी ये कहा कि हम ये फार्मूला लगा दें, आप लगा लें। आप फार्मूला उस वक्त लगाएं जब आपको 100% श्योर हो गई ये फार्मूला ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना, वो फार्मूले याद होते हैं, उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि ये फार्मूला यहाँ वैलिड है या नहीं है। ये जो वैलिडिटी ऑफ अ फार्मूला है, मसलन फूरियर सीरीज कहाँ पे कन्वर्ज करती है, कहाँ नहीं करती। आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाए, आपको कहा जाए इसकी फूरियर एक्सपेंशन लिखो, आप बगैर वो, आपको शायद याद हो एक डिरिचलेट कंडीशंस हुआ करती थी, आप बगैर वो टेस्ट करे आप फार्मूला लगा के निकाल देते हैं। मे बी आप कुछ निकाल भी दें, लेकिन आपका जवाब गलत होगा। सही है। सो नोइंग के बेसिक कंडीशंस क्या हैं जिसके ऊपर आपने वो चीज़ एवेलुएट करनी थी। मेरा तो तरीका ये होता है कि जिसको एब इनिशियो मेथड कहते हैं, आप बेसिक्स पे चले जाएं। चंद बेसिक्स आपको पता है कि जी इंडक्टेंस के अंदर करंट ये होती है, वोल्टेज ये होती है, उससे आप हमेशा, उससे आप गलती नहीं करेंगे। अच्छा, आज 1 से 1:30 तक आप लोगों के पास टाइम है। कितने बजे का बताया था आपने? 1:30 से 2 तक। 1:30 से 2 तक आपके पास टाइम है? नहीं बेटा, मैं और मकसद के लिए पूछ रहा हूँ। मैं 1:30 से 2 तक आप लोगों के पास टाइम है। उस वक्त कौन सी क्लास हो रही थी? नहीं, एक्सटेंड वाली बात गलत है ना यार। जिसका टाइम है उसका टाइम है।
क्या कह रहे हो? 1:45 तक क्लास होती है। 1:45 से 2 तक का टाइम स्लॉट होता है। 1:45 तक कौन सी क्लास होती है? ये आपका स्केड्यूल टाइम है, तो ये गलत है ना बेटा। और भाई मैं नहीं लेट छोड़ रहा ना, मैं टाइम से छोड़ रहा हूँ। तो 1:45 तो नहीं, 1:30 पे क्लास खत्म होगी, ठीक है। वो बहस छोड़ देना, वो बहस गलत है। 1:30 बजे आपने क्विज लेना है इनका, ठीक है। मैं चूँकि एक लेक्चर मिस कर चुका हूँ और इस वजह से मैं क्विज को इस क्लास में नहीं लेना चाह रहा था। सो इंशाल्लाह 1:30 बजे आप लोगों का 15 मिनट का क्विज है। अच्छा जी, हमने बूस्ट कन्वर्टर की बात की थी। बूस्ट कन्वर्टर से रिलेटेड कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो? बिल्कुल आखिरी चीज़ मुझे याद पड़ती है, मैंने आपको ये बताया था कि उसकी आउटपुट कैपेसिटेंस वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफ़ आई रिमेंबर, मैंने आपको बूस्ट कन्वर्टर प्रीटी मच सारा कवर कर दिया था। हाँ, ये निकला हुआ है ना, IOB निकाला था, आगे आपने इंडक्टेंस, यही था ना। हाँ, ये आपने निकाला था कि कैपेसिटेंस कैसे निकाल लेते हैं जी। FC की टर्म नहीं, यहाँ वो FC वाली इक्वेशन की जरूरत नहीं। मैं आपको 1 मिनट के लिए दोबारा से क्विकली बता देता हूँ। ये था ना बूस्ट कन्वर्टर की शक्ल। यहाँ पे मैं डायोड ट्रांजिस्टर लगा दूँ, नॉर्मली इस तरह करके आप बूस्ट कन्वर्टर ड्रॉ करते हैं। ये आपका बूस्ट कन्वर्टर, जितनी देर के लिए इसको आप ऑन कर रहे हैं वो DTS टाइम है। अच्छा जी, इसके जो मोड्स बनते हैं, वो एक मोड तो ये है जिस वक्त स्विच ऑन होता है। जब ये स्विच ऑन होता है तो आपका करंट का फ्लो यूँ हो रहा होता है और ये डायोड उस वक्त ऑफ होता है, क्योंकि ये पॉइंट ग्राउंडेड होता है और इधर एक पॉजिटिव वोल्टेज है, तो डायोड रिवर्स बाइस हुआ होता है। जी हाँ, जब ये डायोड रिवर्स बाइस होता है तो इट इज एज गुड एज एन ओपन सर्किट हियर, ठीक है ना। तो जिस वक्त अगर ये ओपन हो तो आपके लिए ये 2 इंडिपेंडेंट सर्किट्स बन जाते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये वो पीरियड है जिस वक्त ट्रांजिस्टर को हमने ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो अब लोड जो है वो तो कंटिन्यूसली प्रेजेंट है और वो कैपेसिटेंस के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो आई लोड जो है वो V out अपॉन RL के बराबर है। ये करंट फ्लो कर रही है, इसकी वजह से इस कैपेसिटेंस की वोल्टेज जाहिर है कि ड्रॉप करेगी इस पोर्शन में जिस वक्त आपने ये स्टेट रखी हुई, सही है। और आप सिर्फ इस पीरियड से कैपेसिटेंस का रिपल निकालते हैं। जिस वक्त दूसरी स्टेट आती है, जिस वक्त ये कनेक्ट हुआ होता है, इन अदर वर्ड्स सिचुएशन ये होती है, ये सेकंड मोड है। जिस वक्त आपका ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया और ये डायोड ऑन हो गया तो न्यू कनेक्ट हो जाता है। इस स्टेट के अंदर जो इसके अंदर स्टोर्ड करंट, स्टोर्ड चार्ज, स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो एनर्जी डंप होती है कैपेसिटेंस के अंदर। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये चार्जिंग और ये चार्जिंग मोड है ये, और ये डिस्चार्जिंग मोड है। सही है ना। पहला केस जो है जिसमें आपका ट्रांजिस्टर, ये डायोड ऑफ है और आउटपुट लोड जो है वो कंप्लीटली कैपेसिटर पे जुड़ा हुआ है, उस वक्त कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है। और आपको जाहिर है कि ऑफ कोर्स कैपेसिटर को आपने पार्ट ऑफ द टाइम में डिस्चार्ज किया, तो पार्ट ऑफ द टाइम में आप चार्ज करोगे तो वापस आएगा ना, अदरवाइज तो वो डिस्चार्ज ही होता जाएगा। सो इस पोर्शन, इस मोड के अंदर करंट जो है ये वापस जा रहा होता है उसके अंदर और उसको चार्ज कर रहा होता है। जितना डेल्टा V, जितना डिफरेंशियल इन द वोल्टेज आपने इस रीजन में क्रिएट किया होता है, उतना रेप्लेनिश यहाँ पे होता है।
अगर ये सिस्टम स्टेडी स्टेट में ऑपरेट कर रहा है तो जितनी वोल्टेज उस ऊपर वाले केस में कम हुई होगी कैपेसिटेंस में, उतनी वोल्टेज एग्जैक्टली नीचे वाले मोड में वापस आ जाएगी। ये रिक्वायरमेंट है स्टेडी स्टेट की, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इस मोड को देख लूँ आसानी के लिए, मुझे पता चल जाता है कि डेल्टा वी मैं कितना क्रिएट कर रहा हूँ। डेल्टा वी सब सी इन दिस केस, डेल्टा वी सब सी वी नॉट क्या नहीं बेटा, ये तो चेंज इन द वोल्टेज है ना, और वो आपको कैपेसिटेंस की वोल्टेज के ऊपर क्या, कैपेसिटेंस की वोल्टेज और करंट किस तरह रिलेटेड होती है। वी सब सी इज इक्वल टू 1/c आई सी डी टी, यही होता है ना, यही होता है ना, जो करंट कैपेसिटर करंट होता है उसका इंटेग्रल होता है। यहाँ पर कैपेसिटेंस करंट कितना है, जितना करंट लोड में से गुजर रहा है वो सारा का सारा इधर से ही आ रहा है ना, और तो कोई पाथ नहीं है, ये नोड पे इधर से रास्ता कटा हुआ है। सो आई सब सी इज नथिंग बट दिस आई लोड। सो व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप आई लोड को इंटेग्रेट कर रहे हो ओवर द पीरियड 0 to d टाइम्स टी एस, और इसको आप डिवाइड कर रहे हो कैपेसिटेंस की वोल्टेज से, सॉरी कैपेसिटेंस की वैल्यू से, कैपेसिटेंस। सही है। ये अगर मैं अस्यूम करूं, अब ये असम्पशन है कि मेरी आई सब लोड कांस्टेंट है। आई सब लोड असल में अगर आप देखें तो मैं इसको वी नॉट अपॉन आर एल से रिप्लेस कर सकता हूँ। वी नॉट अपॉन आर एल अगर मैं लिखूंगा यहाँ इंटू डी टी इंटेग्रल 1/c, तो मैं आई कैन टेक दिस आर एल आउट, आई कैन पुट आर एल हियर, सो दिस बिकम्स वी आउट डी टी ओवर दिस पीरियड डी टी एस। इसमें वी नॉट is not a constant value, V naught is varying, V naught is varying because V naught भी तो चेंज होकर कम हो रही है ना। सो ये ट्रू इंटेग्रल है, इसको अगर तुम एवेल्युएट करो तो तुम डेल्टा V सब C की वैल्यू निकाल सकते हो। हाउएवर ये कॉम्प्लेक्स है, इसको आसान करने का तरीका यह है कि हम इसको अस्यूम कर लेते हैं कि ये कांस्टेंट है। आई लोड को अस्यूम कर लोगे कांस्टेंट है। अगर ये असम्पशन, और ये असम्पशन की जो वैलिडिटी है ये बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं है। अगर आप चेक करोगे हमारी नॉर्मली कंडीशंस यही होती हैं, हम कहते हैं कि जो आउटपुट लोड का वोल्टेज है ना उसकी फ्लक्चुएशन बहुत थोड़ी सी होनी चाहिए। फॉर अ गुड कन्वर्टर द आउटपुट लोड वेरिएशन शुड बी विद इन लेस देन 1%, लेट्स से। तो वो 1% की वेरिएशन को हम कह सकते हैं कि वो रीजनेबली कांस्टेंट करंट में रिजल्ट कर रही है। उस सूरत में ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल ये हो जाता है, डेल्टा वी सब सी बिकम्स इक्वल टू आई लोड विल कम आउट बिकॉज नाउ इट इज अ कांस्टेंट, राइट। तो ये जो चीज है सिंपल टी के ऊपर इंटेग्रल है, तो ये क्या हो जाता है तो आपका फॉर्मूला, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है अगर ये आप असम्पशन कह लें। और ये रीजनेबली गुड असम्पशन है, ये कोई इतनी बुरी नहीं है असम्पशन। अब आप चाहो तो यहाँ पे आई लोड की जगह पे वी आउट अपॉन आर एल लगाना चाहो तो लगा लो। दिस इज अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। ये आपका टोटल रिपल है, और ये रिपल जो है वो इस रीजन, इस केस में वापस चली जाती है वोल्टेज और इस केस में डिक्रीज होती है। अगर आप इसको प्लॉट कीजिएगा तो V सब C इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। ये जो रीजन है ये DTS का 0 से लेके DTS टाइम है, और ये वो नंबर है जिसको हमने डेल्टा V सब C यहाँ पे कैलकुलेट किया, जो रिपल, जो ड्रॉप आ रहा है वोल्टेज के।
बाकी वो जो यहाँ पे somebody commented के एफ सब सी नाम की एक चीज़ हमने कैलकुलेट की थी इन केस ऑफ दी बक कन्वर्टर, जो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है फिल्टर की। इस केस में फिल्टर उस तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस सर्किट को अगर आप देखें तो ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर एक दूसरे से दूर हैं। दे आर नॉट फॉर्मिंग एन LC फिल्टर एज इन द केस ऑफ अ बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर में बड़ा क्लियर LC फिल्टर लगा होता है आउटपुट के ऊपर, यहाँ पे उस तरह फिल्टर नहीं होता। ओके, एनी क्वेश्चंस? अच्छा जी, so we jump to the next converter which is called a buck boost converter. अभी तक जो हमने बातें की हैं उसके अंदर बक कन्वर्टर का जो फंक्शन था वो था कि VO is D times VS। बूस्ट कन्वर्टर का जो फंक्शन था वो था VO is equal to 1/1 minus D times VS। बक कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज को हमेशा कम रख सकता है इनपुट वोल्टेज से, बूस्ट कन्वर्टर हमेशा बढ़ा सकता है। उसकी जो बूस्ट की मिनिमम आउटपुट वोल्टेज होती है वो Vin के बराबर, VS के बराबर होती है, सोर्स वोल्टेज को, उससे कम नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा कन्वर्टर चाहिए जो कि ऊपर भी ले जा सके नीचे भी ले जा सके तो फिर आपको बक बूस्ट कन्वर्टर चाहिए। बक बूस्ट कन्वर्टर में जो फ्रंट एंड होता है वो बक कन्वर्टर की तरह होता है। आपको याद होगा कि बक कन्वर्टर में इनपुट पे हम इस तरह डायोड ट्रांजिस्टर लगाते हैं। ये आपकी इनपुट होती है V sub S। बक कन्वर्टर में इस जगह पे एक डायोड लगाते हैं उल्टा, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को। यहाँ पे हम इस केस में इंडक्टेंस डालते हैं और इस जगह पर हम एक डायोड डालते हैं। और ये डायोड मैं अब उल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी वजह अभी हम बात कर लेते हैं कि ये उल्टा क्यों है। और जो आपका आउटपुट है वो इसी तरह है, ये RL है। अब आपकी मर्जी अलग से, मैं यहाँ पे ये वोल्टेज V आउट इस तरह बना रहा हूँ फिलहाल, एंड विल सी कि ये वोल्टेज एक्चुअली उल्टी अपीयर होती है। और ये हम वजह देख लेते हैं इसकी। बक ऑनली जो था ये और ये आपस में एक दूसरे से जगह रिप्लेस कर लेते हैं। बूस्ट जो होता है उसमें ये और ये आपस में एक दूसरे से जगह रिप्लेस कर लेते हैं, इसकी भी डायरेक्शन उलट जाती है। बक बूस्ट इस तरह बनता है। अच्छा जी, ओके। ट्रांजिस्टर को ऑन किया पहले, जो टर्मिनोलॉजी है वो वही है कि आपका ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तो DTS टाइम के लिए ऑन होगा। मैं ऊपर बल्कि यहाँ पर ये DTS टाइम है और ये 1 - DTS टाइम है। इसके लिए आपका ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है। ये स्विचिंग फंक्शन है इस ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, इनपुट सोर्स इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यूं करके एक करंट गुजरेगा, ठीक है। इस नोड के ऊपर अगर ये डायोड उल्टा लगा होता तो ये ऑन हो जाता। उस केस में होना यह था कि ये पाथ, ये वाला वोल्टेज इसके बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर भी ऑन होता, ये भी ऑन होता और ये वोल्टेज बराबर हो जाती, तो आपके कन्वर्टर का मकसद ही फौत हो जाता।
तो बिकॉज ये डायोड उल्टा लगा हुआ है तो ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाता है इससे। सो इफेक्टिवली ये सर्किट कट जाता है। जिस वक्त आपका डायोड ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो डायोड ऑफ होता है। अच्छा, उस सूरत में जो आउटपुट है वो बिल्कुल आपको याद होगा, ये अभी बिल्कुल बात किया है, ये बूस्ट कन्वर्टर बन गई है। आउटपुट एग्जैक्टली वही है कि ट्रांजिस्टर जब ऑन है तो आउटपुट जो है वो कंप्लीटली सपोर्टेड है बाय द कैपेसिटेंस, और हम इसकी कैलकुलेशन जो कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन है एग्जैक्टली उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने बूस्ट कन्वर्टर के केस में अभी निकाली है। वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। जिस वक्त ये ट्रांजिस्टर ऑफ किया जाता है ये पाथ कट जाता है, सो ये गायब हो जाएगी करंट। इसमें जो एस्टैब्लिश्ड करंट था वो क्या करेगा, करंट यूं ही कंटिन्यू करेगा, सही है ना। इसके अंदर करंट क्यों कंटिन्यू करेगा ये मैंने आपको बड़ा क्लियरली पहले बताया था कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगा, वो इसके अंदर से करंट को गुजारता चला जाएगा। ये करंट अब जाहिर है उस तरफ जा नहीं सकता बिकॉज दिस इज ओपन, सो दिस गोज लाइक दिस, इस लूप में घुसता है। क्लियर है। जब ये इस लूप में घुसता है तो इस साइड को पॉजिटिव और इस साइड को नेगेटिव चार्ज करना शुरू करता है, सही। पहला वाला क्लियर था। सपोज करो कि बिल्कुल इस पे कोई इनिशियल करंट जीरो था, तो आपने इसको ऑन किया तो इसमें करंट जो है वो, लेट्स सपोज मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे मैं आई सब एल बनाता हूँ। आई सब एल जो है वो ये करंट है जो इसमें फ्लो कर रहा है। ये करंट रैंप अप करेगा, ठीक है, किसी वैल्यू से, लेट्स से 0 वैल्यू से रैंप अप करेगा। इसका जो स्लोप है वो कितना होगा, Vs अपॉन L के स्लोप से ये ऊपर रैंप अप करेगा। किस वैल्यू तक पहुंचेगा ये आपको dTs से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यू कैन फाइंड दैट वैल्यू। जब आप इसको ऑफ करते हैं ट्रांजिस्टर को तो दिस करंट इज गोइंग टू गो डाउन नाउ बिकॉज इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कैपेसिटेंस में डंप कर रहा है निकाल के। अगर ये वोल्टेज जिस तरह बनी गया है, अगर मैं इसको इसी तरह लूं दैट मीन्स के V0 पॉजिटिव ऊपर की तरफ रखा हुआ है। अब ये थोड़ा सा शायद आप लोगों को कंफ्यूज करे तो आप अपने तौर पे जिस तरह मर्जी करना चाहें। मेरा तरीका तो यही होगा कि मैं जो नोटेशन बनी गया है मैं उसी को फॉलो करूंगा फिलहाल। ओके, तो मैं थोड़ी देर के लिए ये गायब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन गायब। प्लस माइनस, तो प्लस ऊपर है माइनस ऊपर है। अब इंडक्टेंस का जो इंडक्टेंस पे जो अप्लाइड वोल्टेज है पहले तक मुझे वो बताइए। मैं एक काम करता हूँ, यूं करके मैं V सब L लिख रहा हूँ, इंडक्टेंस का अप्लाइड वोल्टेज। अगर मैं इस जगह पे मैं नीचे पहले V सब L प्लॉट करता हूँ, V सब L इंडक्टेंस वोल्टेज। जिस वक्त डायोड ऑन था, सॉरी ट्रांजिस्टर ऑन था, उस वक्त V सब L वाज नथिंग बट, सो इतने पोर्शन के अंदर तो V सब S अप्लाइड था, तो इसकी हाइट जो है वो V सब S है। इसके बाद ये V सब L इसके ऑन होने के बाद इस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, इसके वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, सही। लेकिन जिस तरह बनी हुई हैं वोल्टेजेस मैं इसको क्या लिखूंगा, ये यूं जाएगी है। एक्चुअली आप इसको बल्कि ना थोड़ा कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं अभी फिलहाल ये कहता हूँ इसकी पोलैरिटी को भूल जाएं। वन थिंग वी नो ऑफ इज कि दिस वेव फॉर्म मस्ट अपीयर लाइक दिस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसकी जो एवरेज
वैल्यू है वो 0 होना ज़रूरी है स्टेडी स्टेट के अंदर। रूल, वो गोल्डन रूल है, याद रखना है। इसकी शक्ल तो ऐसी होनी ज़रूरी है, ठीक है। और मैं 1 मिनट इसको भी मैं जिस तरह आपने इनिशियली देखा था, हो ये रहा है कि जो इसमें एस्टैब्लिश्ड करंट थी वो इसमें डंप हो रही है, तो इसका मतलब है इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव वोल्टेज डेवलप हो रहा है कैपेसिटेंस में। जी, लोड में भी जा रहा है, बिल्कुल लोड में भी जा रहा है। लोड में भी, इस नोड के ऊपर करंट डिवाइड होता है, यहाँ से कुछ इधर चला जाता है और कुछ ऊपर चला जाता है, 2 हिस्से हो जाते हैं इसके, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा कंसर्न इस वक्त इस करंट में नहीं है, हमारा कंसर्न उस वोल्टेज में है जो इसके क्रॉस अपीयर हो रही है, ठीक है। फिलहाल मैं करंट को के बारे में इतना परेशान नहीं। करंट को अगर आप देखते हो तो दिस करंट मस्ट कम डाउन नाउ। इफ द करंट डज नॉट कम डाउन, इफ इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो ये तो फिर एवर इंक्रीजिंग करंट है, ये स्टेडी स्टेट में नहीं है। अगर मैं स्टेडी स्टेट कंडीशन लेता हूं तो दिस करंट मस्ट कम डाउन टू द इनिशियल वैल्यू फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम, इट हैज टू कम डाउन टू द एग्जैक्ट सेम वैल्यू। व्हाट डज दैट टेल मी कि इस पोर्शन में जो वोल्टेज है वो उलट गई है इंडक्टेंस के ऊपर, और जो इसका डी आई अपॉन डी टी है वो नेगेटिव हो गया, करंट रिड्यूस हो रही है। यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी किससे डिटरमिन होगा? वी नॉट अपॉन एल से। अगर मैं वी नॉट को इस तरह लेता हूँ जिस तरह ये बनी हुई है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये जो स्लोप है इसके साथ मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अगर मैं वी नॉट को मैं इस तरह लेता हूँ जिस तरह मैंने पहले बनाया था, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़रा सोचना पड़ेगा आपको। अगर मैं इस तरह बनाता हूँ तो बिकॉज आई नो दैट दिस स्लोप इज नेगेटिव, इफ वी नॉट इज अ नेगेटिव नंबर देन दिस बिकम्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी लाइक दिस, देन आई नो कि मैं यहाँ पे -3 रखूंगा तो ये एक नेगेटिव स्लोप बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो नोटेशंस हैं ये आपकी मर्जी है, आप इस तरह रखना चाहें, उस तरह रखना चाहें। ऑल यू हैव टू इंश्योर इज के जब अगर आप इस तरह वोल्टेज पकड़ते हो तो दिस वुड बी अ नेगेटिव वी नॉट अपॉन एल स्लोप, अदरवाइज इट विल बी अ पॉजिटिव वी नॉट अपॉन एल स्लोप। सेम गोज फॉर द वोल्टेज दैट यू अप्लाई हियर। अगर मैं यहां लिख देता हूं वी नॉट, ठीक है, ये मुझे पता है ना कि जिस वक्त ट्रांजिस्टर ऑन हुआ था उस वक्त तो वी एस अप्लाइड थी, लेकिन जब ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ और ये कनेक्टेड है उस वक्त जो वी एल है वो वी आउट के बराबर है, क्योंकि ये वोल्टेज इसके बराबर है ना, और तो कुछ नहीं बीच में रास्ते में इस पाथ में, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर अगर मैं सिंपल ये लिख देता हूं कि वी एल इज इक्वल टू वी नॉट, बट माई वी नॉट इज -3 और +3, डिपेंड करता है ना। मैं सपोज मैं कर रहा हूं कि इस वक्त 3 वोल्ट मेरे आउटपुट पे अपीयर हो रही। अगर मैं कहूं कि वी एल जो है वो +3 वोल्ट के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक्चुअली नेगेटिव नहीं गया हुआ बल्कि ये यहां पे कहीं पे है। वी एल +3 का तो मतलब ये होगा ना कि ये ऊपर ही है, पॉजिटिव है, अबव द जीरो लाइन है। अगर वी नॉट -3 है तो इसका मतलब होगा कि वो नीचे गई हुई है, सही है। अच्छा, कहानी सारी किरचॉफ लॉ से आ रही होती है ना। आप इस लूप के अंदर अगर मैंने यूं करके बनाया था, अगर मैंने यूं करके बनाया था और ये वी एल था, तो क्या मुझे इक्वेशन लिखवाएं ये कनेक्टेड है, शॉर्टेड है, इस वक्त ये ओपन है। मैं 1 मिनट के लिए इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, आई डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग ऑन दैट। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये एक वोल्टेज सोर्स है तो ये एक इंडिपेंडेंट लूप है, मुझे इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस लूप के बारे में इस वक्त परेशान हूँ। मुझे इक्वेशन बताएं कि इस लूप की इक्वेशन क्या होगी।
वी एल इज इक्वल टू, अच्छा वी एल प्लस वी नॉट मस्ट इक्वल 0, ये मेरी कंडीशंस होती हैं लूप के अंदर, यही होती है ना, सही है। जिस तरह ये लगे हुए हैं ये कंडीशन ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए, ये यूं होना चाहिए। अगर मैं इसकी पोलैरिटी उलट देता हूं तो फिर ये माइनस हो जाएगा। सो ये चीजें आप लोगों को बस ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब गेटिंग बैक टू दिस पिक्चर, ये जो V नॉट है ना, ये वोल्टेज है जो कि इस तरह बनी हुई है। मुझे ये पता है कि अगर मैं इंटीग्रेशन शुरू करूं यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाऊं तो टोटल जो एरिया इसके नीचे आएगा वो 0 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो इंटीग्रल है वो सिंपल है v सब s इंटू b टाइम्स टी एस। ये इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक है, एग्रीड, प्लस माइनस वी नॉट 1 माइनस b टी एस इक्वल 0। ठीक है, एरिया इंटीग्रेशन हो रही है सिंपल। वी नॉट को मैंने नेगेटिव नंबर लिखा है क्योंकि वी नॉट आई एम assuming it's a magnitude, positive magnitude number, because it is going negative, so this area is going to be subtracted from this area। ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आई कैन गो विद दिस अगेन। आई एम assuming कि वी नॉट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, वी नॉट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पे चूंकि आपको नजर आ रहा है कि एरिया नेगेटिव हो रहा है, सब्ट्रैक्शन होनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको माइनस रखा है। अगर मुझे ये पता होता कि वी नॉट एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो फिर मुझे यहाँ पे सिंपल मैं प्लस करता है इसको, ठीक है। इस इक्वेशन को आप देखिए, हल करें, क्या आ जाता है आपको, जो डी टी एस, टी एस तो टी एस से गायब हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद वी एस इंटू डी इक्वल्स, अब मैं उधर ले जाता हूँ इसको, वी नॉट 1 माइनस डी, और मुझे रिलेशनशिप चाहिए वी नॉट और वी एस का, तो आई कैन राइट डाउन वी नॉट इज इक्वल टू डी ओवर 1 माइनस डी इंटू वी सब एस। ये मेरा ट्रांसफर रिलेशनशिप है जो कि बता रहा है कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में कैसे क्या कनेक्शन है। सही है, कोई कंफ्यूजन? फॉर्मूले हमेशा हम ये जो निकालते हैं ना, ट्रांसफर रिलेशनशिप फ्रॉम इक्वेशन ऑन द फ्रॉम स्टेडी स्टेट कंडीशंस अप्लाइड टू द वोल्टेज ऑन द इंडक्टर निकालते हैं। अगर मैं इस d इंटू वी डी और 1 माइनस डी को प्लॉट करूं d के अगेंस्ट, अगर जिस वक्त d 0 होगा तो ये चीज क्या होगी, ये 0 होगी। सो मैं ये वी नॉट अपॉन वी एस को प्लॉट कर रहा हूँ, वी नॉट अपॉन वी एस को मैं अगर इसको मैं नीचे लिख दूँ तो डी और 1 माइनस डी आता है, तो ये 0 से शुरू होता है, और जिस वक्त डी 0.5 होता है तो ये 0.5 ओवर 0.5 विच इज 1, तो जब d 0.5 होता है तो ये एग्जैक्टली 1 के ऊपर बैठा होता है, इसकी हाइट 1 होती है। और जब ये बढ़ता चला जाता है, d को बड़ा करना शुरू कर दीजिए, जब ये 1 को अप्रोच करता है तो ये चीज़ नीचे वाली 0 होती है और ये इन्फिनिटी को लीड करती है। सो यू गेट समथिंग लाइक दिस गोइंग टू टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये अप्रोचिंग इन्फिनिटी। दैट मीन्स के v नॉट अपॉन वी एस जब d इक्वल टू 0.5 होता है उस वक्त 1 होता है। इसका मतलब ये है कि v नॉट बराबर होता है v सब s के एट d इक्वल्स 0.5
V naught is equal to 0 at d equals 0 and V naught tends to infinity as d tends to 1. आउटपुट वोल्टेज जो है अब आपकी इस केस में हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक कंट्रोल कर सकते हैं. आउटपुट वोल्टेज विच इज V naught कैन गो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. जो बक बूस्ट कन्वर्टर था, बूस्ट कन्वर्टर के केस में हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो ये लिखा हुआ है, ये वाला. ये मैं बक बूस्ट भी लिख देता हूँ. V naught is equal to d over 1 minus d into Vs. सो बक के केस में जो हमारी मिनिमम आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो सकती थी वो Vs के बराबर होती थी. बूस्ट के केस में, सॉरी, बक के केस में सिर्फ 0 से Vs के दरमियान होती थी. ये Vs से लेके इन्फिनिटी तक होती थी, ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक है. ठीक है. अच्छा, इन रियलिटी ये कन्वर्टर एग्जैक्टली कन्वर्टर इसी तरह बनता है. और सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, ऑफ कोर्स यहाँ पे डाउट गायब हो गया किसी वजह से. इन रियलिटी दिस वोल्टेज इज इन्वर्टेड एज यू सी हियर. आप अगर इनपुट वोल्टेज का पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ रख रहे हैं, नॉर्मली आपका रेफरेंस पॉइंट ये होता है, तो अब आपके पास ये इन्वर्टेड वोल्टेज निकलती है. इसका मतलब ये है कि आप अब जो वोल्टेज बनाओगे वो -5 वोल्ट होगी या -15 वोल्ट होगी. ठीक है. नाउ दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, दिस कैन बी a benefit to you because there are many cases where you do require to produce a negative voltage from a positive voltage, and I can give you at least one example right now. आपने सीरियल कम्युनिकेशन RS-232 होती है ना, इसमें आपको जो इसका स्टैंडर्ड है, जो बाहर तारों पे TX या RX लाइंस के ऊपर वोल्टेज होती है, वो कितनी होती है, याद है? क्या होती है? नहीं, -12 + 12 के दरमियान वेरी करती है. इसका जो रेंज होता है वो -12 से -3 वोल्ट तक स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है. एनीथिंग बिटवीन -12 to -3 वोल्ट इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव 1 एंड एनीथिंग फ्रॉम +3 to +12 वोल्ट्स इज कंसिडर्ड अ 0. ठीक है. तो ये आप नॉर्मली रेडियो ये जो हमारे कंप्यूटर बोर्ड्स होते हैं, इसके ऊपर हमारी पावर सप्लाई ये जो होती है ये -5 और -12 वोल्ट्स दे रही होती है. अगर ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास सिर्फ 5 वोल्ट अवेलेबल हैं, तो वहाँ आपको -5 या -12 जनरेट करने होते हैं. तो उसके लिए इस टाइप के कन्वर्टर्स जो हैं ना, दे बिकम वेरी यूजफुल. ओके, विल टॉक अबाउट इसी जगह पे मैं क्विकली आपको एक और इंटरेस्टिंग इसका वो बता सकता हूँ. हम लोग अगर ये जो बीच का जो कनेक्शन है ना, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ. वो जो इंडक्टर था ना, उसको मैं एक ट्रांसफार्मर से बदल सकता हूँ. ठीक है. अगर मैं ये कर दूँ, सिर्फ एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि ट्रांसफार्मर में एक चीज़ होती है डॉट कन्वेंशन, आपने पढ़ी होगी. अच्छा, ये डॉट जब मैं यहाँ डॉट लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव अप्लाई हुआ है. ठीक है. जब ये पॉजिटिव अप्लाई हुआ है, अगर मैं डॉट यहाँ लगाऊँ लेट्स सपोज,
सपोज मैं 1 मिनट के लिए डॉट यहाँ लगा देता हूँ, तो ये पॉजिटिव would result in a positive right here, ठीक है। अगर मैं डॉट यहां लगाता हूं तो दिस पॉजिटिव would result in a positive here। ये सिंपल इसकी जो आपकी टर्न्स होते हैं, टर्न्स की रोटेशन में इस तरह डालेंगे, इस तरह डाल दूं तो ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा जो आपका सिंगल इंडक्टर था ना, उसको मैं इस तरह तोड़ सकता हूं। फर्ज किया यहाँ पे 10 टर्न्स थे, यहाँ भी 10 टर्न्स थे, तो ये चलेगा। इसमें देखें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि हमने जब ट्रांजिस्टर को ऑन किया तो यहाँ पॉजिटिव अप्लाई किया, यहाँ पॉजिटिव अप्लाई किया। इस स्पेसिफिक केस में ये डायोड जो है वो ऑफ रहता है और ये वाला सर्किट डिस्कनेक्टेड रहता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी हमने देखा था कि सिंगल इंडक्टर के केस में हो रहा है। सॉरी, ये इंडक्टर यहाँ नीचे था। बिल्कुल यही हो रहा है, ये पाथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये पाथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब हम इसको ऑफ कर, इस ट्रांजिस्टर को ऑफ करते हैं, अब इसके अंदर स्टोर्ड है एनर्जी, इस इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड है एनर्जी। अगर ये कपल्ड है और ये स्ट्रांगली कपल्ड है, जितनी अच्छी इनकी कपलिंग होगी उसके ऊपर ये ट्रांसफर होता है। The moment there was a current flowing in here, this current will instantaneously jump to the other side, okay, and जो ये पॉजिटिव था ना, अब इसका जो डॉट नॉन डॉटेड साइड है ना, ये पॉजिटिव हो जाती है, ये माइनस हो जाती है। इसकी नॉन डॉटेड साइड ये पॉजिटिव हो जाती है, ये माइनस हो जाती है, और करंट यहाँ पर यूं फ्लो करता है।